हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम, जहां हम डिस्कस करते हैं लॉ से जुड़ी हुई रीसेंट पोजीशंस, लेटेस्ट जजमेंट्स और ऐसी कई बातें जो लॉ के सभी स्टेक होल्डर्स, लॉयर्स, जजेस सभी को पता होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद में कुछ दिन पहले 3 नए क्रिमिनल लॉज पेश किए गए थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन सेंटर ने रिसेंटली इन तीनों बिल्स को वापस लिया है, ये कह के कि सेंटर कुछ नई अमेंडमेंट्स के साथ और नए चेंजेस के साथ उन्हें फ्रेश प्रेजेंट करना चाहता है। तो आज हम देखेंगे कि इन 3 नए लॉज में जो खास प्रोविजंस थे या पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से डिफरेंट जो प्रोविजंस थे, किन प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन किया गया, हटाया गया और क्या नए प्रोविजंस जोड़े गए, उन प्रोविजंस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चेंज इंट्रोड्यूस किया गया वो था टेररिज्म एक्टिविटी से रिलेटेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है और इसके साथ साथ ही सेक्शन 124A सेडिशन भी आईपीसी में था, लेकिन एसजी वोम्बाटकरे की जजमेंट के बाद उसे इन एबियंस डाल दिया गया था। अब इन सब के अलावा आईपीसी में टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर कोई भी स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं था। इसीलिए अब जो नया एक्ट आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है और यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जो लैंग्वेज यूज की गई थी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्प्रेडिंग टेरर, ऐसी ही वर्डिंग्स उस ऑफेंस में भी ऐड की गई हैं, जो कि नया ऑफेंस क्रिएट किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। नेक्स्ट जो ऑफेंस क्रिएट किया गया है वो है मॉब लिंचिंग। पालघर के साधुओं की मॉब लिंचिंग से लेकर हमारे पास बहुत सारे इंसिडेंट भारत में सामने आए जहां की मॉब लिंचिंग देखी गई। तहसीन पूनावाला की जजमेंट के बाद भी मॉब लिंचिंग थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग का एक सेपरेट ऑफेंस क्रिएट किया गया है। हालांकि मॉब की कोई शक्ल नहीं होती और पनिशमेंट देना इसीलिए बहुत डिफिकल्ट होता है और इसीलिए कहीं ना कहीं क्राइम्स को अंजाम देना इजी होता है मॉब्स की फॉर्म में। लेकिन अगर हम मसलती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जजमेंट को पढ़ें तो हमें समझ आएगा कि किस तरीके से सेक्शन 149 को इन्वोक किया जा सकता है और मॉब को भी पनिशमेंट दी जा सकती है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो हमारे पास है वो है कम्युनिटी सर्विस, यानी कि कुछ ऑफेंसेस में जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं उनमें पनिशमेंट की जगह कम्युनिटी सर्विस करवाए जाने की बात की गई है। पहले इस तरह के प्रोविजंस देखे जा सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, लेकिन ये पावर सिर्फ प्रिंसिपल जज के पास होती थी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। इसके अलावा बेल में भी, बेल देने की कंडीशंस में भी इस तरीके के चीजें लगाई जा सकती थी, कम्युनिटी सर्विस की चीजें। लेकिन कभी भी सेंटेंसिंग में इस तरह की चीजों का यूज नहीं हुआ। तो भारतीय न्याय संहिता में किसी रिलीजियस प्लेस पर सर्विस देना, प्लांट्स लगाना या फिर सफाई करना, ऐसी चीजें जो कि बिलो डिग्निटी ना हो, जो कि डिग्निटी को हर्ट ना करे, तो ऐसी चीजों को कम्युनिटी सर्विस में ऐड किया गया है। भारत में कन्विक्शन रेट बहुत कम था ऑफेंसेस को लेकर, इसीलिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या जो फॉरेंसिक टेस्टिंग है उस पर बल दिया गया है और ये कहा गया है कि लगभग सभी ऑफेंसेस में जहां जरूरत है, सभी क्राइम्स में जहां पर जरूरत है, वहां पर फॉरेंसिक टेस्टिंग को मैंडेटरी किया जाएगा। और जिस तरीके से पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचकर खुद इन्वेस्टिगेट करती है, उसी तरह से फॉरेंसिक टीम्स भी बनाई जाएंगी जो कि खुद क्राइम सीन्स पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर पाए। बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में ये होता है कि लड़कियां एफआईआर लॉन्च करवाती हैं, केस होते हैं, लेकिन कई बार विक्टिम्स अपने ही जो स्टेटमेंट होती है उसके साथ स्टैंड नहीं लेती, कई बार मुकर जाती हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, इन सब क्योस को रोकने के लिए, प्रोसीजर को इजी बनाने के लिए और अर्ली डिस्पोजल करने के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोविजन डाला गया है भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कह लीजिए। यानी कि जब विक्टिम की स्टेटमेंट होगी तब उस विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा ऑडियो या फिर वीडियो फॉर्मेट में। इसके अलावा
भारत में जो सीआरपीसी है, उस सीआरपीसी में 0 एफआईआर का प्रोविजन था। यानी कि अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा सकती थी, एफआईआर लिखवा सकती थी। और उस पुलिस स्टेशन की ये ड्यूटी होती थी कि वो एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में उस मामले को भेजें। और पुलिस वाले मना नहीं कर सकते लड़की को एफआईआर लिखने के लिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लड़की की प्राइवेसी, उसकी डिग्निटी का और भी ज्यादा ध्यान रखते हुए EFIR का प्रोविजन डाला गया है ना इंटरेस्टिंग। यानी कि आप घर बैठे फोन पर EFIR लॉन्च करवा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 321 CRPC पॉलिटिशियंस के पास गुंडों को पालने के लिए एक बहुत अच्छा हथियार था। यानी कि कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतती थी और प्रोसिक्यूशन से अपने सारे केसेस विड्रॉ करवा लेती थी। ऐसे केसेस में विक्टिम बहुत ही ज्यादा लाचार फील करती थी, तो इस प्रोविजन को हटाया गया है, कोई जगह नहीं दी गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है वो ये है कि विक्टिम्स को भगवान की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये प्रोविजंस सिर्फ SC/ST एक्ट सेक्शन 15A तक सीमित नहीं रखा गया, इसे लाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी। यानी कि चाहे SC/ST का ऑफेंस हो या फिर कोई भी और ऑफेंस भी हो, तो उसमें भी विक्टिम को बेल, प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल से जुड़ी सारी जानकारियां देना, उन्हें सारी चीजें समझाना पुलिस की ड्यूटी बन जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो किया गया है वो ये कि जजेस को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि प्रोसीजर कोड में स्मार्ट बनाया जाएगा। यानी कि जजेस जो भी करेंगे, जैसे कि जिम्नी ऑर्डर्स या कोई भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स, वो ऑनलाइन मोड से किए जा सकते हैं, जिससे कि पेपर भी बचे और ऑनलाइन मोड को भी आगे बढ़ाया जा सके। ये बात रीआइटरेट की गई थी चांदमल वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोविड के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हाइब्रिड मोड को ही जारी रखें, जिससे कि लोगों के लिए भी आसानी हो और कोर्ट को भी इजी हो प्रोसीजर चलाने में। इसके अलावा स्वप्निल त्रिपाठी की जजमेंट हमारे पास थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि सभी कोर्ट रूम्स में कैमरास लगाए जाएंगे और उनसे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके बाद प्रद्युमन बिष्ट की जजमेंट थी, जिसमें ये कहा गया था कि कोर्ट्स के बाहर भी और पुलिस स्टेशंस में भी कैमरास इंस्टॉल किए जाएं, CCTVs इंस्टॉल किए जाएं, जिससे कि पुलिस और जजेस की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जा सके। और इन सभी चीजों से एकत्रित किए हुए या ऑब्टेन किए हुए एविडेंसेस को अगर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो उसे प्राइमरी एविडेंस के तौर पर ही गिना जाएगा। ये रीआइटरेट किया गया था अर्जुन पंडित की जजमेंट में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट हमारे पास आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो किया गया है वो ये है कि नई भारतीय न्याय संहिता में 3 मेन ऑफेंसेस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है और आगे रखा गया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। यानी कि धारा 302 को बदलकर अब धारा 102 कर दिया गया है, जो कि मर्डर था पिछली आईपीसी में, और अब सेक्शन 102 में मर्डर आएगा। अगर हम बात करें क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की, तो रेप जैसे ऑफेंसेस में या रेप में अगर हम कहें तो अगर 16 ईयर्स से कम उम्र की लड़की के साथ रेप का ऑफेंस कमिट होता है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा का प्रावधान है। और अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप का ऑफेंस कमिट होता है तो उसमें डेथ सेंटेंस की बात की गई है। यानी कि यहाँ पर रेप जैसे ऑफेंसेस को और ज्यादा स्ट्रिंजेंटली डील किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज हमारे पास है वो है गैंग रेप के मामले में, जो कि इसी कैटेगरी में आएगा, यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन या क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। गैंग रेप की ऑफेंस में 20 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा का प्रावधान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द विक्टिम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज हमारे पास है हिट एंड रन के केसेस में। हालांकि सौरभ बख्शी की जजमेंट को इस प्रोविजन में से इंस्पिरेशन ली गई, सौरभ बख्शी की जजमेंट से इंस्पिरेशन ली गई इस प्रोविजन में, और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। हालांकि अगर हम नजर मारे सेव इंडिया फाउंडेशन की जजमेंट के ऊपर, जहां पर जस्टिस इंदु मल्होत्रा
एमाइकस क्यूरी थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोविजन ऐड करवाया था और वो था गुड समैरिटियन का कॉन्सेप्ट, जो कि ईरान से लिया गया था। यानी कि अगर बाई चांस आपसे किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है और आप एक अच्छे नागरिक की तरह बिहेव करके उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में 10 साल से सजा कम भी की जा सकती है या जज 10 साल से कम की सजा भी दे सकता है। हालांकि अगर देखें तो मोटर व्हीकल एक्ट में भी बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि गोल्डन आवर्स का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ अब ये कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया है कि भारत के रोड्स पर चलने वाला या व्हीकल ड्राइव करने वाला हर व्यक्ति इंश्योर्ड होगा और उसे बिना केस प्रूव किए भी कॉम्पनसेशन या मॉनेटरी अमाउंट दिया जाएगा। डॉक्टर्स अक्सर बहुत परेशान रहा करते थे जैकब मैथ्यू की जजमेंट के बाद भी। ऐसा इसलिए था कि मेयर नेग्लिजेंस के केसेस में भी एफआईआर लॉन्च की जा रही थी। हालांकि ऐसा सिर्फ क्रॉस नेग्लिजेंस के केसेस में ही किया जाना था। तो यहाँ पर हमारे पास जो भारतीय न्याय संहिता है, इस भारतीय न्याय संहिता में मेयर नेग्लिजेंस से, डॉक्टर्स की मेयर नेग्लिजेंस से अगर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है तब भी कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सिर्फ क्रॉस नेग्लिजेंस के केसेस को ही लॉन्च किया जाएगा और उन्हीं में केस का ट्रायल या फिर कह सकते हैं कि केस चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हमारे पास है वो है स्नैचिंग का। पंजाब और हरियाणा में स्नैचिंग के ऑफेंस में एक अमेंडमेंट है। यहाँ यानी कि पंजाब और हरियाणा में सेशन जज से नीचे का ऑफिसर स्नैचिंग के ऑफेंस को ट्राई नहीं कर सकता और आईपीसी में स्नैचिंग एक सेपरेट ऑफेंस नहीं था। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता में स्नैचिंग को एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है। ग्रीवियस हर्ट के केसेस में अगर व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाता है, यानी कि जो विक्टिम है उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो 7 साल की सजा की जगह 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। पुरानी सीआरपीसी में भारत में एफआईआर, चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन, इन सब चीजों के लिए कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इन सभी चीजों के लिए ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर लॉन्च करना, लगभग सभी चीजों के लिए एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम बनाया गया है। कंप्लेंट होने के 3 दिन के अंदर एफआईआर लॉन्च की जाएगी और 14 दिन के अंदर अंदर एफआईआर लॉन्च होने के एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और फिर जजेस देखेंगे कि कॉग्निजेंस ली जानी है या नहीं। फर्स्ट चालान फाइल करने के बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई है तो उसे 90 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद सिर्फ कोर्ट की परमिशन के बाद ही इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया जाएगा। पुरानी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जजेस की या कह लीजिए मजिस्ट्रेट्स की ये विल होती थी, उनकी डिस्क्रिशन होती थी कि कब तक कॉग्निजेंस लिया जाना है या नहीं। लेकिन नई सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मजिस्ट्रेट्स को विद इन 14 डेज ये डिसाइड करना होगा कि कॉग्निजेंस लिया जाना है या फिर नहीं लिया जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो नई सीआरपीसी में किया गया है या कह लीजिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डाला गया है वो ये है कि जो अक्यूज ओवर स्मार्ट बनते थे या फिर कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं होते थे या भाग जाते थे तो उन्हें 90 डेज का एक टाइम लिमिट दिया गया है। अगर वो 90 डेज में कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते या कोर्ट में नहीं आते तो इन एब्सेंशिया ट्रायल चलाया जाएगा, यानी कि उनकी एब्सेंस में ही ट्रायल चला दिया जाएगा। भारत में ऐसे बहुत से केसेस में देखा गया है कि अक्यूज्ड जेल में ही होते हैं जबकि केस अंडर ट्रायल होता है, अभी कन्विक्ट भी नहीं हुए होते लेकिन सालों साल सजा काट देते हैं। ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रोविजन बनाया गया है कि अगर अक्यूज्ड अंडर ट्रायल है और जो ऑफेंस उसने किया है उसके लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उसकी 1/3 सेंटेंस जेल में काट चुका है, यानी कि अगर किसी ऑफेंस की सजा मान लीजिए 12 साल है और वो अक्यूज्ड 4 साल जेल में काट चुका है तो जजेस के पास, मजिस्ट्रेट्स के पास पावर होगी उसे रिलीज करने की। पुरानी सीआरपीसी में कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि जजमेंट कब आएगा, सालों साल लग जाते थे, तारीख पे तारीख मिलती थी लोगों को। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोविजन बनाया गया है कि विद इन 45 डेज आपको जजमेंट डिलीवर करनी है। अभी कहां तक प्रैक्टिकेबल हो पाएगा ये तो टाइम बताएगा ये लॉ आने के बाद,
लेकिन ये प्रोविजन सीआरपीसी में बनाया गया है, नई सीआरपीसी में बनाया गया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसके बाद जो हमारे पास वो ये है कि मर्सी पिटीशन कौन डाल सकता है। पहले के लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होता था कि कोई एनजीओ या फिर कोई भी थर्ड पार्टी मर्सी पिटीशन डाल सकती थी, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जिसको फांसी की सजा हुई है सिर्फ वही मर्सी पिटीशन डाल सकता है विद इन 30 डेज। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील का आंसर दे दिया और कन्विक्ट कर दिया, फांसी की सजा सुना दी, उसके विद इन 30 डेज तक आपको मर्सी पिटीशन डालनी होगी। बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती या सर्च एंड सीजर प्रॉपरली नहीं होता, तो इससे डील करने के लिए सर्च एंड सीजर की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके, देखा जा सके और उससे जुड़े हुए सभी लूप होल्स से डील किया जा सके। पुरानी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सिर्फ ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सजा 2 साल से कम की थी उन्हें ही समरी ट्रायल के द्वारा डील किया जाता था, लेकिन अब ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 3 साल तक है उनका भी समरी ट्रायल ही किया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षी अधिनियम से जुड़े हुए थे। वी होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने बहुत सी नई चीजों के बारे में भी जाना होगा। स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।